वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग गोमरी कटिंग प्लेन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। गोमरी कटिंग प्लेन एल्गोरिदम का जो यूज होता है वो इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होता है। तो इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे होते हैं? तो ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। जनरली इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में हार्ड होते हैं नॉर्मल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। और ये जो एल्गोरिदम है ये राल्फ ई गोमरी ने 1958 में डेवलप किया है। और जो एल्गोरिदम का आइडिया ये है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास फिजिबल रीजन है और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इंटीजर नहीं है, तो गोमरी कटिंग प्लेन एल्गोरिदम क्या करता है, ये ऐसे कुछ कट्स यानी कंस्ट्रेन इंट्रोड्यूस करता है जिससे कि ये जो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द फिजिबल रीजन। तो अब जो नया फिजिबल रीजन होता है इसमें जो हमारा नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला पॉइंट है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब हम एल्गोरिदम के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को देखते हैं। तो एल्गोरिदम के इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं कि आपको जो गिवन इंटीजर लीनियर प्रोग्राम को सॉल्व करना है उसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग रिलैक्सेशन का यूज़ करके सॉल्व करें। इसका मतलब है उसमें जो वेरिएबल में जो एक कंस्ट्रेन है कि वो इंटीजर होता है उसे हम रिलैक्स कर देते हैं, यानी कि वेरिएबल जो है कंटिन्यूस मान लेते हैं और उसे हम जो है अपने जो ओल्ड मेथड्स हैं सिंप्लेक्स, टू फेज, डुअल सिंप्लेक्स, किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन इंटीजर आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हम एल्गोरिदम को वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि हम एक इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें और सॉल्यूशन इंटीजर ही आ जाए। तो अगर सॉल्यूशन इंटीजर नहीं आया है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा वेरिएबल चूज करते हैं एक्स आर जिसकी की हाईएस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब दशमलव के बाद वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हो। और उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हम जो कंस्ट्रेंट बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं, हम जो एक्स आर है उस वेरिएबल को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके फ्रैक्शनल वैल्यू का और उस वेरिएबल का प्रोडक्ट लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स आर लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रेन है इसे ही हम लोग गोमरी कट कहते हैं और इसे हम लोग अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं। तो जब कोई कंस्ट्रेन किसी प्रॉब्लम में ऐड होगा तो ये क्या करेगा, फिजिबल रीजन को छोटा करेगा। तो फिजिबल रीजन को ये छोटा कर देता है और नॉन इंटीग्रल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिमूव कर देता है। और ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक हमें कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ना मिल जाए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इस एल्गोरिदम को समझते हैं। तो जो इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है वो दिया हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, x2 लेस देन इक्वल्स टू 2 और दोनों ही वेरिएबल x1 x2 ग्रेटर देन 0 हैं और ये दोनों ही वेरिएबल इंटीजर्स हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग इसे एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी वेरिएबल्स को कंटिन्यूस मानकर सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो ये है और इसे हम यूजुअली जो अपना ओल्ड टेक्निक है उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें देखिए राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। साथ ही साथ सारे ही इनइक्वालिटीज़ लेस देन इक्वल टू टाइप की है, वेरिएबल्स नॉन निगेटिव हैं और साथ ही ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ये बताता है कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये एक स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम से सॉल्व किया जा सकता है। एक बार हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम किस एल्गोरिदम से सॉल्व किया जा सकता है उसके बाद हम लोग अपना उस एल्गोरिदम का पहला स्टेप करेंगे और हर एल्गोरिदम में हमें अपना पहला टेबल बनाना होगा। तो पहला टेबल बनाने के लिए हम लोग इन सारी इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव का रो बनेगा वो बनेगा z माइनस x1 माइनस x2। तो ये पहला हमारा इक्वेशन आ गया इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये दोनों जो हैं लेस देन इक्वल्स टू टाइप के हैं, तो हमें दो स्लैक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट वाले में हम लोग ऐड करेंगे s1 और सेकेंड वाले में हम लोग ऐड करेंगे s2। तो हमारा जो नेक्स्ट टू इक्वेशंस आएगा वो ये दोनों होगा। यहाँ पे आप देखिए हमने स्लैक वेरिएबल s1 और s2 का यूज़ किया। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और इसकी मदद से हम लोग अपना जब पहला टेबल बनाएंगे
तो वो टेबल दिखने में ऐसा लगेगा। अब हम लोग इसमें सिंप्लेक्स एल्गोरिदम लगाना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एंटरिंग वेरिएबल। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो निगेटिव हैं और -1 है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग x1 को चूज कर लेते हैं। तो x1 को चूज करने के बाद हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। और चूंकि यहाँ 0 है तो हमें ये रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा लिविंग वेरिएबल। तो ये जो 3 है ये एक्चुअल में पाइवोट हो जाएगा। इसे हम लोग नेक्स्ट टेबल में 1 बनाएंगे और ऊपर नीचे 0 करेंगे। तो जब हम इस 3 को 1 बनाकर इन दोनों एंट्रीज को 0 करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो मिलेगा ये। और इसमें हम लोग S1 को रिप्लेस करके X1 लाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का रो देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो X2 के करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है, कॉफिशिएंट है, वो निगेटिव है। यानी नेक्स्ट टेबल में जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो होगा X2। और जब हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे तो ये आएगा 5/2 और ये हो जाएगा 2/1। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये छोटा है, इसलिए ये हमारा पाइवोट होगा और ये हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे X2 आ जाएगा और ये दोनों एंट्री हमें 0 बनानी होगी। तो हम लोग अपने थर्ड टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल हो गए हैं अब X1 X2 हो गए हैं और ऑब्जेक्टिव के रो में कोई भी निगेटिव एंट्री नहीं बची है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा सिंप्लेक्स एल्गोरिदम टर्मिनेट कर चुका है और जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है वो है z = 7/3। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब ये किस पॉइंट पर मिला है, तो ये मिला है x1 = 1/3 एंड x2 = 2। तो इसमें हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ x2 तो इंटीजर है लेकिन x1 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग गोमरी कट इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉब्लम में, जिससे कि ये जो एक नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये रिमूव हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस स्टेप को, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आखिर हम लोग गोमरी कट इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं प्रॉब्लम में। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन में वो वेरिएबल चूज करते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे चूंकि एक ही वेरिएबल है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम लोग x1 वेरिएबल को चूज करें और हम लोग गोमरी कट इंट्रोड्यूस करने के लिए इस रो का यूज करेंगे। तो इस रो में हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये कितना है, तो 1/3। तो हम लोग FR क्या लिखेंगे, 1/3। अब हम लोग सारे वेरिएबल्स को देखते हैं। तो ये देखिए इस वेरिएबल को तो हमें छोड़ देना है क्योंकि ये हमेशा 1 होगा। x2 के करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 0 है, तो x2 की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। S1 की करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, तो 1/3। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 S1। S2 के करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, तो ये देखिए ये जो नंबर है ये एक निगेटिव नंबर है, तो -2/3 को हम लोग लिख सकते हैं -1 + 1/3। तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो लेना है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो नंबर्स को ऐसे एडजस्ट कर देना है कि उसमें जो इंटीग्रल पार्ट हो वो भले ही निगेटिव हो लेकिन उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम लोगों का जो फ्रैक्शनल वैल्यू S2 के करेस्पॉन्डिंग आया वो आया 1/3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3 S2। इसके बाद हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये तो हमारा 1/3 आ गया यहाँ से, यानी इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, चूंकि यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 ही रहेगा। तो ये जो है हमारा गोमरी कट है इस पार्टिकुलर टेबल के लिए। अब हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो कंस्ट्रेन है इस कंस्ट्रेन को इस प्रॉब्लम में ऐड करना है। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे और एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हर कंस्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग एक नया वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग S3 इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो एक क्वालिटी आएगी वो दिखने में ऐसी होगी। तो अब जो इस टेबल से जब हम लोग नया टेबल बनाएंगे तो हाँ एक चीज़ देखिए कि इसमें हमें S3 का एक कॉलम ऐड करना होगा और ये जो है S3 हमारा बेसिक वेरिएबल हो जाएगा और इस कंस्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो है एक रो भी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में है एक कंस्ट्रेन और ऐड हो गया है
और ये कंस्ट्रेंट क्या करता है, बेसिकली फिजिबल रीजन को छोटा कर देगा और नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन को बाहर कर देगा। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे तो हमेशा ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी इक्वेशन की, वो हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि देखिए इक्वालिटी का साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर। तो जब हम इसे लेस देन इक्वल्स टू में लिखेंगे तो ये हमेशा निगेटिव होगा। और यहाँ पर जब एंट्री निगेटिव होती है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल क्या हो जाता है, इनफिजिबल हो जाता है। तो इनफिजिबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इस टेबल में S3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/3, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर वेरिएबल जो होता है सिंप्लेक्स में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये टेबल इनफिजिबल है। तो इनफिजिबल टेबल में हम लोग कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, तो इनफिजिबल अगर टेबल हो तो हम लोग टू फेज मेथड यूज कर सकते हैं, या उससे भी अच्छा हम लोग डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, और ये हो जाएगा हमारा लिविंग वेरिएबल। जो निगेटिव मोस्ट निगेटिव एंट्री होती है वो लिविंग वेरिएबल हो जाती है। तो S3 हमारा लिविंग वेरिएबल हो चुका है। अब हम लोग एंट्रिंग वेरिएबल का पता लगाएंगे। तो एंट्रिंग वेरिएबल का पता लगाने से पहले हमें रेशियो एनालिसिस करना होगा। तो रेशियो एनालिसिस करने के लिए ये देखिए, ये तो 0 है, ये दोनों, इसका रेशियो एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों एंट्री जो निगेटिव है, तो निगेटिव एंट्री के करेस्पॉन्डिंग हम लोग रेशियो निकालते हैं और उसका मॉड लेते हैं। तो हम लोग लेंगे मॉड ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय -1/3, और ये एंट्री भी सेम है 1/3 डिवाइडेड बाय -1, और ये इस केस में भी 1 आएगा और इस केस में भी 1 आएगा। तो इस दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और दोनों ही 1 आया है, तो हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं एंट्रिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एंट्रिंग वेरिएबल S1 है। तो S1 जब हमारा एंट्रिंग वेरिएबल है, एंट्रिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा पाइवोट हो जाएगा। तो ये जो -1/3 है ये हमारा पाइवोट हो गया। अब इसे हम लोग 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए इसे हम -3 से पूरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए -3 के से मल्टीप्लाई होने के कारण ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा टेबल फिजिबल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको 1 बनाने के बाद हम लोग इस एंट्री को और इस एंट्री को प्रॉपर रो ऑपरेशन का यूज़ करके 0 बनाएंगे। तो जब हम लोग पाइवोटिंग का स्टेप करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट टेबल मिलेगा वो ऐसा होगा। और इसमें हम लोग नोटिस करें तो इस टेबल में जो राइट हैंड साइड है ये सारे ही क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी नॉन निगेटिव है। इसका मतलब ये टेबल फिजिबल है। साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव का रो देखें तो इसमें भी जितने भी वेरिएबल के करिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं ये सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, यानी ये टेबल फिजिबल तो था ही, साथ ये ऑप्टिमल भी है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि टेबल फिजिबल है या नहीं, और ये पार्ट बताता है कि टेबल ऑप्टिमल है या नहीं। तो ये टेबल फिजिबल भी है और ऑप्टिमल भी है। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। और जब हम लोग इस टेबल से सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें z की वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया z इक्वल्स टू 2। और किस पॉइंट पे सॉल्यूशन निकला है, तो x1 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 0 2, जो कि इंटीजर है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू है वो है z इक्वल्स टू 2। तो इस तरह हम लोग गोमरी कटिंग प्लेन एल्गोरिदम के मेथड से इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।